नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव इसका सबसे बड़ा पर्व। लोकसभा चुनाव 2019 में बढ़ते धनबल के इस्तेमाल से चुनाव आयोग चिंतित है। हालांकि धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग ने कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े इशारा करते हैं कि चोरी छिपे धनबल का इस्तेमाल कर पार्टियां और उम्मीदवार मतदाता को प्रभावित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की तत्परता के चलते प्रशासन चुनावों में करोड़ों रुपए जब्त करता है। अगर 2019 को ही देखें तो अब तक हालांकि सफर आधा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 540 करोड़ रुपए अब तक जब्त किए गए हैं, जिसमें 143 करोड़ रुपए नकदी के तौर पर, 90 करोड़ रुपए की शराब और 131 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ शामिल हैं। तो आज समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए कि असल में किस तरीके से चुनाव पहले से ज्यादा अहम होने के साथ धनबल के लिहाज से कमजोर, यानी कि जहां पर दुरुपयोग की बात होती थी वो पहले से कितना कम हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से रास्ते या ऐसी कौन सी जगह या वजह हैं जिसके चलते अभी भी पूरी तरह से इस पर लगाम नहीं लग पाई है, किन कदमों की और जरूरत है, ये भी हम चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर राजवीर शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और टी एस कृष्णमूर्ति हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर ए के वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत में कृष्णमूर्ति जी आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने देखा है चुनाव दर चुनाव, और वहां पर बाहुबल मैं कहूं कि तकरीबन उस पर कंट्रोल कर लिया है आयोग ने, लेकिन धनबल को लेकर यानी कि मनी पावर और उसका मिसयूज कितना पहले से कम हुआ है, इसे कैसे देखा जाए? सुनिए, धनबल हर एक इलेक्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का संख्या, वोटर्स का संख्या और कैंडिडेट्स का संख्या सब बढ़ रहा है। लेकिन हमारा जो कुछ मेजर्स है वो तो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसका कंट्रोल ठीक है, क्योंकि धनबल इनडायरेक्टली हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग के लिए अभी सीलिंग कुछ नहीं है, वो इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद अभी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी आ गया है, इससे धनबल का रोल ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कैपिंग की गई प्रत्याशियों के खर्चों को लेकर, इस कदम का कितना असर दिखा है, या वाकई ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहा है, ऑन पेपर ही दिखता है? जी, कैंडिडेट्स का स्टेटमेंट सब मेरे ख्याल में इतना परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंटेड मनी के बारे में ही देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं उसमें आता है। इसीलिए मेरा ख्याल में जो कुछ स्कीम अभी है वो इलेक्शन फंडिंग के लिए ठीक नहीं है, उसको बदलने का जरूरत है। ओके, ए के वर्मा जी, राजनीति में दो तरीके से जब हम धनबल को देखते हैं, एक वो जब उम्मीदवार या पार्टियां खर्च करती हैं चुनाव के वक्त, चुनाव प्रचार में और जनसंपर्क में। दूसरा वो पैसा जिसका इस्तेमाल होता है वोटर को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो मादक पदार्थों के जरिए हो या फिर डायरेक्ट पैसों के जरिए हो। ये ट्रेंड कैसे दिखता है अगर पिछले 2 या ढाई दशक की हम बात करें तो? कविंद्र जी, मुझे लगता है कि इसमें बराबर इजाफा होता चला जा रहा है, और इसमें जो चिंता की बात है वो ये है कि ये बड़ा एक ऐसा ट्रेंड है जिसपे कि चुनाव आयोग दर चुनाव आयोग और सरकारें दर सरकारें किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं लगा पा रही। ये ठीक है कि हमारे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इशू ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसलिए पैसे का प्रयोग हो रहा है। इशू ये है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारे कंट्री में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पार्टी कम होते जा रहे हैं, अर्थात पार्टी के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस बहुत कम है,
और ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि आरोपित कैंडिडेट ही चुनाव में प्रत्याशी बना दिए जाते हैं, ऊपर से चले आते हैं। वो बॉटम अप अप्रोच हम लोग नहीं ले रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट कोई उभरे। तो परिणाम क्या हो रहा है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव में या कैंडिडेट में और मतदाताओं में जो कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्ट मिसिंग है। और चूंकि वो कनेक्ट मिसिंग है, इसलिए उस कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए ये सब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, जैसे बाहुबल है, धनबल, जैसा आपने कहा कि बाहुबल का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बाहुबल का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन धनबल पे कोई लगाम नहीं लगाई जा सक रही है। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कल की अभी चुनाव आयोग की रिपोर्ट है कि 1618 करोड़ रुपए अभी तक टोटल सीजर्स जो हो चुके हैं। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि लगभग 700 करोड़ रुपए केवल हरियाणा में ड्रग्स से सीजर्स हुए हैं। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अगर छोड़ दे तो बहुत ज्यादा कोई सीजर्स नहीं है। जैसे महाराष्ट्र, हम जानते हैं कॉमर्शियल कैपिटल है, महाराष्ट्र में सीजर्स बहुत कम है, लेकिन वहां पे क्या आप समझते हैं कि जो सीजर्स आपके हो रहे हैं, जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो एक्चुअल मनी है? गिवन द फैक्ट दैट कि हमारे यहाँ जो पुलिस विभाग में करप्शन है, मुझे लगता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटेड सीजर्स हैं, दे आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, और वास्तविक सीजर्स तो बहुत हो रहे हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ऐसा लगता है कि ये अनअकाउंटेड मनी बहुत ज्यादा इसका रोल प्ले कर रहा है। और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि हमारा इलेक्ट्रेट बहुत गरीब है और लोग ये समझते हैं कि शायद उसको परचेज करके हम उसके वोट को परचेज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट है वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने इलेक्ट्रेट से कनेक्टेड नहीं है, और इसलिए वो उनको विन ओवर करने के लिए इस प्रकार के पैसे का प्रयोग करने जाता है। इसीलिए पैसे का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है। और जाहिर है कि हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ी बड़ी है, और इसलिए जितनी ही बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उतने ही बड़े उसको धन का प्रयोग। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात दो कही है। इसमें तो मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव वोटर बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, कनेक्ट बढ़ाने के तरीके बढ़े हैं, क्या सिर्फ यही वजह है कि चुनाव का खर्च या फिर मतदान के दरमियान या चुनाव प्रचार के दरमियान धन का दुरुपयोग ये बढ़ता जा रहा है? हालांकि कैपिंग की गई, 28 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया गया, इससे पहले और कम थी कि शायद खर्च वाइट में आएगा, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक मनी का इस्तेमाल या फिर प्रभावित करने की जो कोशिश है उसे क्यों लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती दिख रही है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब चीज़ें जो हैं वो एक व्यावहारिक स्तर पर रहें, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार अपनी कैपिंग को भी रिवाइज करता रहा है। और दूसरी जो कंडीशंस हैं उसको भी रिवाइज करता है, रिव्यू करता है, इसलिए ताकि चीज़ें वाइट में आ जाएं। क्योंकि उनको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट और पार्टी जो है वो हर स्तर का जो हथकंडा है वो अपनाएंगे ही। क्योंकि हम धनबल पर आज थोड़ा ज़्यादा उसको लेकर हम कंसर्न्ड हैं आज के डिबेट में, मैं आपको बताऊंगी। और ये मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि ये इस घटना को 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, ये करीब परसों दिन की घटना है जब मैं इन लोकसभा चुनावों के पहले चरण को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पे, लोकसभा सीटों में, बिल्कुल इंटीरियर गाँव में मैं गई, वहाँ पर लोगों का वो भांपने के लिए चुनाव में उनकी कितनी दिलचस्पी है और कैसा प्रचार हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी। और ये गांव जो है वो बहुत इंटीरियर में था, हाईवे से मीलों दूर था, जबकि वेस्टर्न यूपी में आप जानते हैं कि हाईवे का पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है, देश के अच्छे डेवलप क्षेत्रों में है। तो इस गांव में, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं किसी की उस पर नहीं आना चाहती हूँ, मैं इस मुद्दे को लेकर ज्यादा मेरी चिंता है। तो मुझे एक लोकल ग्राम स्तर के नेता मिले जिन्होंने कुछ समय पहले, जो ब्लॉक की कमेटी बनती है जिसके लिए सदस्य चुने जाते हैं, आप जानते होंगे, तो वो ब्लॉक की कमेटी का उन्होंने कुछ समय पहले चुनाव लड़ा था। और उन्होंने मुझे बहुत ईमानदारी से बताया कि उन्होंने 200 साड़ियां और 200 बुरखे उन्होंने उस वोटिंग के लिए बांटने के लिए खरीदे थे, जबकि वो केवल गांव के लोग वोट करते हैं उसमें, ठीक है, पंचायत के लोग। और उन्होंने बताया कि वो, लेकिन चुनाव से 1-1.5 दिन पहले जब उनको गांव में हवा का रुख पता चला कि सब लोग उनके फेवर में हैं एज अ कैंडिडेट, तो उन्होंने वो बुरखे और साड़ियां नहीं बांटी। उन्होंने कहा कि फिर किसी चुनाव में इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्यों किसी कैंडिडेट के दिल में ये बात बैठ जाती है कि बिना कुछ बांटे, बिना कुछ वितरण किए उनको वोट का कॉन्फिडेंस अपने मुद्दों पे, अपने मेहनत पे क्यों नहीं होना चाहिए। और जब आपको अपने गांव के लोग जिनके साथ आप दिन रात रहते हैं, बचपन से पीढ़ियों से रह रहे हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है कन्विंस करने का, तो लोकसभा तो बहुत बड़ा इलाका होता है। तो मेरा ये कहना है
कि बिल्कुल निचले स्तर से पंचायत और ब्लॉक और पंचायत समिति के स्तर से हमें सुधार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यावहारिक नहीं है। सुधार की उम्मीद कहां से होगी? इलेक्शन कमीशन को कठोर होना पड़ेगा, जो कि उत्तरोत्तर इसको लेकर काफी सजग है, और राजनीतिक दलों के, विशेष रूप से बड़े राजनीतिक दल, उनकी लीडरशिप को इसको लेकर कंसर्न्ड होना होगा कि वो अपने कैंडिडेट्स को इस तरह से ट्रेन करें, कैंडिडेट्स की ओरिएंटेशन करें कि वो मुद्दों पे, लोगों की समस्याओं पे, अपने एजेंडा पर बात करें। अगर दो लोग एजेंडा पर गंभीरता से बात करेंगे और तीसरा अगर प्रलोभन देना चाहेगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल वोटर बहुत सजग है। तो ये बदलाव जो है, इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप। अगर आप ऊपर से करप्शन और प्रलोभन और धनबल के आधार पे चुनाव में आगे बढ़ना चाहेंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो नीचे का कार्यकर्ता जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं ज्यादा व्यक्तिगत बहस नहीं करना चाहती, लेकिन अपने अनुभवों को शेयर करना चाहती हूं। मैंने अपने रिपोर्टिंग के अनुभव में 50 ऐसे युवा राजनीतिक कार्यकर्ता देखे हैं जो राजनीतिक दल को भी बिलोंग करते हैं और कुछ क्षेत्रीय दलों को भी बिलोंग करते हैं, हिंदी हार्टलैंड के, जो ये कहते हैं कि जब वो अपना इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के, सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़ के, टीचिंग का काम छोड़ के वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो वो बहुत आइडियलिज्म और बहुत आदर्श लेकर आए थे, लेकिन सीनियर नेताओं के लीडरशिप में उन्होंने ऐसे उनको काम करने पड़े कि अब वो उनका प्रैक्टिस बन गई है। तो ये ट्रेनिंग पे भी जाना पड़ेगा। हमेशा चुनाव आयोग का जो डंडा है उसके बल पर राजनीति साफ नहीं हो सकती, ये रोज की बात है। राजवीर जी, जो बात स्मिता कह रही है और जो कि ए.के. वर्मा साहब कह रहे थे कि प्रत्याशियों का बाहर से पैराशूट के जरिए उतारना, लोकल स्थानीय यूनिट या कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का तरजीह न देना, विनिंग फैक्टर को ही सिर्फ देखना, क्या ये ऐसे बड़े कारण हैं जिसके चलते चुनाव में लगातार धनबल बढ़ता जा रहा है? और लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं तो अगर एक पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसके पास कई सौ करोड़ का बैकअप है, तो जाहिर है कि फिर उस मैदान में दूसरे दल भी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। कविंद्र जी, आपने जो विषय उठाए और अभी जो स्मिता जी कह रही थी या अपने दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, उसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें और एक हिस्ट्री देखें तो ये जो धन और बल का प्रयोग भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में बढ़ा, ये बेसिकली बढ़ा 1967 के चुनाव के समय या उसके बाद। कारण ये हुआ कि 1967 तक बेसिकली कोई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स थी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा राजनीति में कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन 1967 के बाद बहुत सारी राजनीतिक दल आए और उनमें सत्ता के लिए वास्तव में एक सीरियस संघर्ष शुरू हुआ और सीट जीतने की होड़ लगी। हमारा चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार बनाने के लिए नंबर ऑफ सीट्स मैटर करता है, कितनी जीती कितनी नहीं जीती। इसलिए हर पार्टी का इस बात पर जोर रहता है कि वो जिस तरीके से भी चाहें, धन के बल से, बल के बल से या अपनी पॉपुलैरिटी से या अन्य विषयों से वो सीट जीतनी चाहिए। तो आपने जो विनेबिलिटी का सवाल उठाया, विनेबिलिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि वो सीट उनको मिले और इसलिए वो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में उतारने की कोशिश करते हैं जिसकी विनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हों, जिसमें उसकी पॉपुलैरिटी भी एक हिस्सा हो सकता है, उसको सोशल सर्विस भी एक हिस्सा हो सकता है, उसका पैसा भी एक हिस्सा हो सकता है कि उसकी जो धन बल है उसके पास कितना है। एक तो ये बात मैं कह दूं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको एक बात और समझनी होगी कि ये वास्तव में एक तरफ हमारी जहां डेमोक्रेसी जड़ें पकड़ती जा रही है, गहरी होती जा रही हैं, वहीं पर हमारी रोबस्ट प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है पैसा और अनइवन फील्ड होगा। स्वाभाविक रूप से जो बेचारा आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट होगा वो धन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बहुत हमारे प्रजातंत्र की ये भी हमें देखने में आई कि ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि जहाँ पर बहुत पैसा होने के बावजूद भी, करोड़पति होने के बावजूद भी, मिलियनेयर होने के बावजूद भी, पैसा बहाने के बावजूद भी वो कैंडिडेट नहीं जीत पाया है। तो ये हमारे इलेक्टोरेट की मैच्योरिटी है, ये हमारे इलेक्टोरेट का चयन करने की एक परिपक्वता को दिखाता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तीसरी बात मैं आपको और बता दूं
कि हमारे यहाँ जो बाहुबल है वो तो लगभग ईवीएम के इस्तेमाल के बाद समाप्त हो गया है। और पहले तो जो अगर आप देखें पहले के समय का, तो बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। जो हमारे बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था, उनकी वोट कोई और पहले ही हम इम्पर्सोनेट करके दे देते। लेकिन हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने सुधार किए हैं, ईवीएम भी एक सुधार है, आई कार्ड भी एक सुधार है, जो हमारा चुनाव पहचान पत्र है वो एक सुधार है, और इसी तरीके से चुनाव की जो प्रचार है उसमें भी हमारे कमीशन ने काफ़ी सुधार किया है। इवन क्रिमिनलाइजेशन पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि अब हमको ये देखने में मिलता है, हालांकि एक मीडिया सेंटर है उसने एक स्टडी की थी अभी हाल ही में, तो उसने कहा कि कुछ स्टेट्स के सैंपल हमने लिए थे और उसमें ये पता चला कि 37% जो वोटर है उसने किसी ना किसी रूप में रिश्वत ली है, पैसा लिया है। लेकिन ये बात सच है कि 2014 का इलेक्शन, 1998 का इलेक्शन, 2004 का इलेक्शन, अगर आप इनका सही मायनों में विश्लेषण करें तो मुझे डिस्पाइट इसके कि लोगों ने खर्च किया होगा, 37% को पैसा भी दिया होगा, बट देयर वाज ए रेवोल्यूशन ब्रॉट। उस रेवोल्यूशन को, उस क्रांति को लाने के लिए हमारा जो वोटर है वो जिम्मेदार है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ मनी इतना मैटर नहीं करता जितना कि अब मुद्दों की कॉन्शियसनेस आती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सर एक और जो बड़ी चीज़ है कि अब जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत का चुनाव दुनिया में सबसे महंगा चुनाव होता जा रहा है, वाइट मनी कितनी इस्तेमाल होती है, ब्लैक कितनी, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। वर्मा जी, सवाल ये कि इसको रोकने के तरीके क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टियां इस पर लगाम लगाने को तैयार दिखें, वो क्यों दिखेंगी? कैंडिडेट वो क्यों तैयार होंगे? तो फिर रहा सहा एक ही इकलौता ऑप्शन बचता है, चुनाव आयोग। अब वो कितना कसेगा शिकंजा या कितना ज्यादा टाइट करे? कविंद्र जी, ये बहुत ही टेढ़ा मसला है। ये इतना सरल नहीं है कि इसको हम लोग बैठ के 5 मिनट पे डिस्कस करके बता दें कि क्या इसके समाधान है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको खासतौर से जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। पहली चीज तो देखिए कि चुनाव का जो भी एक्सपेंडिचर का बढ़ना है उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल से है, जो कि अभी एक हमारे मित्र ने पैनल में बताया कि 1967 के चुनाव के बाद से 70 के दशक से अगर आप चुनावों को एग्जामिन करें तो आपको ये दिखा कि क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिक्स में उनका दखल बढ़ गया, और उसकी वजह से चूंकि क्रिमिनल्स लोगों से तो इलेक्ट्रेट से तो कनेक्ट थे नहीं, इसलिए उनका दखल बढ़ने से उन्होंने पैसे के बल पे और धन बल और बाहुबल जो पहले चला करता था उससे चुनाव जीतना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो ऐसे हुई है। तो कोई भी जो मनी का वॉल्यूम है इलेक्शन में, अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक होलिस्टिक मॉडल आपको लेके चलना पड़ेगा, जिसमें कि क्रिमिनलाइजेशन पे आपको बेसिकली लगाम लगानी पड़ेगी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना पड़ेगा कि जो विनेबिलिटी का फैक्टर उठता है कि कोई भी हो साहब हमको चुनाव सीट जीत के आप दे दीजिए, इस साइकोलॉजी से उनको अपने को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से पूरे लोकतंत्र में जो हमारा आम, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र, उसमें पूरा हमारा जो लोक है, जो आम आदमी है, वो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में मार्जिनलाइज हो गया है। आज आपको क्या परिकल्पना है कि क्या एक आम आदमी, एक साधारण आदमी कभी चुनाव लड़ने की सोच भी सकता है? जो वॉल्यूम ऑफ मनी रिक्वायर्ड है चुनाव जीतने के लिए, तो ये कब हो पाएगा? ये कब आम आदमी भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटीग्रेट होगा और कब वो भी चुनाव लड़ सकेगा, या उसके जहन में कब ये भावना आएगी? जबकि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी शिद्दत के साथ ग्रास रूट्स लेवल पे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगी, और वो कार्यकर्ता जो राजनीतिक दलों में बड़ी मेहनत से काम करते हैं लोकल लेवल पे, उनको वो कैंडिडेट के रूप में प्रमोट करेंगी, ताकि उनको, उनकी कनेक्ट होती है अपने इलेक्ट्रेट से, वो रोज की जिंदगी में अपने वोटर से जुड़े रहते हैं, वो एक प्रकार से उनको उतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और वो चुनाव जीत सकेंगे। और तीसरी चीज जो मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूँ उस चीज से, कि इलेक्शन कमीशन के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसी एक बहुत बेहतरीन चीज है, जिसका कि कोई विधिक आधार नहीं है, वो लीगल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक कोड बनाया हुआ है, और ये बहुत हमारे देश की और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बावजूद कि उसका कोई लीगल आधार नहीं है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करते हैं। तो क्या हमारा इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कोड नहीं बना सकता कि जिन लोगों के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, और ये बात डायलॉग से होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से डायलॉग करके एक ये मॉडल बने कि किस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं जिनका कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं,
ऐसे जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कम से कम अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन उनको ऑफिशियल पार्टी सिंबल तो डिनाई कर ही सकता है, इतना तो कर सकता है। वर्मा जी, कृष्णमूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मसले पर। कृष्णमूर्ति सर। हाँ जी, पहला ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अब स्टेटस को, इलेक्टोरल सिस्टम को बहुत मानते हैं, उनका चेंज करने के लिए थोड़ी भी इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे। 2004 में जब मैंने इलेक्शन कमीशन में था, मैंने 24 रिकमेंडेशन सरकार को बताया जल्दी करना है, लेकिन 2-3 सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको चेंज हुआ, लेकिन बाकी सब चेंजेस कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। ये मेरे ख्याल में इनको, दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, दे डोंट वांट चेंज। इफ द इलेक्टोरल सिस्टम इज नॉट चेंज्ड, if the criminals are not prevented, and somebody was telling that we can prevent the criminals, we have talked to the political parties, we have written to the government, nobody is interested in change. तो इसको मानना चाहिए कि जल्दी हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को मानना चाहिए, और जल्दी चेंजेस नहीं लाएंगे तो जो कुछ सिस्टम है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैप भी नहीं है एक्सपेंडिचर का, ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा और धन बल का रोल ज्यादा ही होगा, और इससे हमारा गणतंत्र को इतना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में आप दोनों सर। स्मिता, किस तरीके से और स्टेप आपको लगता है कि जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियां? हम बार बार सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन क्या वोटर के लिहाज से कुछ उनके पास भी ऑप्शन है, कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, ये तो यहाँ जितने लोग इस पैनल पे हैं कविंद्र जी, सब हम मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत जिम्मेदार पदों पे रह चुके हैं, तो दे हैव ऑलरेडी सीन द इशू, दे हैव ट्राइड टू टैकल इट ऑल्सो। और आप देख रहे होंगे फॉर्मर सीसी साहब जैसा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां तो स्टेटस कोइस्ट होती हैं, वो तो बदलाव को रेजिस्ट करेंगी जब तक संभव हो सके, ठीक है, तो उनसे तो एक सीमा तक ही हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उनके कार्यकलाप में भी बदलाव हुए हैं, मेरी नजर के सामने हुए हैं काफी बदलाव, लेकिन जो वो विनेबिलिटी का प्रश्न जो हम बात कर रहे थे उस पर थोड़ा आगे उसको ले जाना चाहूंगी कि विनेबिलिटी का सवाल सिर्फ चुनाव प्रचार और खर्च वगैरह में नहीं होता, टिकट मिलते समय ही विनेबिलिटी को फैक्टर बना करके, या मैं कहूं बहाना बना करके, कि जब चुनाव समितियां पार्टियों की अलग अलग जब कैंडिडेट का कैंडिडेचर को तय करने के लिए बैठती हैं विचार विमर्श के लिए, तो आमतौर पे धनबल वाले कैंडिडेट को क्यों टिकट मिल जाता है जबकि उसके बरक्स और भी अच्छे काबिल लोग होते हैं? क्योंकि वहीं से ये धनबल का प्रभाव जो है वो काम करना शुरू कर देता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब इसमें क्या किया जाए, अगर राजनीतिक दल इतने सजग नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, मुझे लगता है कि पिछले दिनों में भी जो बदलाव आपने देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग की पहल और इनिशिएटिव उन्हीं का रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि सामाजिक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो एक तरह से जो अवेयर सिटीजन्स हैं देश के, समाज के जो लोग हैं, जो राष्ट्र की सरोकारों से जुड़े हैं, भले ही वो किसी दल से न जुड़ना चाहें, तो ऐसे लोगों का समाज में प्रेशर होता है। और इन दिनों मीडिया का विस्तार इतना हो चुका है कि सबकी बात सब तक पहुंच रही है, अब वो पुरानी बात नहीं रही। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टियां रेजिस्ट करें तो चुनाव आयोग से मिलकर के कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि सामाजिक प्रेशर ग्रुप्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। पार्टियों पर दबाव पड़ेगा, जब वोट का सवाल आएगा उनको लगेगा इससे नुकसान हो रहा है तो उनको बदलाव करना पड़ेगा। ओके, राजवीर जी एक आखिरी कमेंट। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो कम से कम चुनाव में इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, आम आदमी तक पैसा पहुंच जाता है। नहीं, ये तो एक उसको जस्टिफाई करने का तरीका है कि नेचुरली चुनाव होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और लेकिन उसके साथ ही मैं कहता हूं कि ये जो पैसे का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये केवल वोटर को पैसा देना हो या वोटर को गिफ्ट देना हो यहाँ तक सीमित नहीं है। पेड न्यूज़ है, ये भी तो पैसे का ही यूज़ है। फेक न्यूज़ है, ये भी तो पैसे का ही उपयोग है। इसलिए जो मनी पावर है दैट इज़ नॉट कि केवल वोटर को दी जा रही है, ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें पैसा को हम प्रयोग कर रहे हैं, चुनावी वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, जो चुनावी वातावरण को प्रभावित करते हैं, वोटर को भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए इसको अगर आपको चेक करना है तो 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता है। एक तो ये कि हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या चुनाव की पद्धति को हम बदल सकते हैं, क्या लिस्ट सिस्टम को ला सकते हैं, क्या
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ला सकते हैं क्या, स्टेट फंडिंग को ला सकते हैं क्या, इस पर हमको देखना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों का पैसा पकड़ा जाता है, सोना पकड़ा जाता है, कैश पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन कभी चुनाव के बाद हमें तो कोई सुनाई देता नहीं आता है। इसलिए कोई डेटरेंट एक्शन उनके खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ, वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं, उनको क्या सजा मिली, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चुनाव आयोग के पास अधिकार ज्यादा हो ताकि चुनाव के बाद स्टेट फंडिंग ही चुनाव के बाद ही वो लगातार कार्रवाई करें, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि राज्य में जो अधिकारी होते हैं उन केसेस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वापस वो बैक टू शून्य की जो बात होती है कि जीरो की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और चुनाव में समझाने के लिए कि धन बल किस तरीके से असर डालता है, कहाँ कहाँ से आता है, आता क्यों है और रोकने का तरीका क्या है। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।